हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज मैं बिहार पैरामेडिकल और बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा दोनों के लिए समान ज्ञान का जो टॉपिक है पूर्ण रूप से समान है, इसीलिए ये वीडियो दोनों विद्यार्थी के लिए, दोनों छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए समय को न लेते हुए शुरू करते हैं। समय शुरू करने से पहले एक दो बात आप सबों से बता दूं कि आप लोग मुझको जब समय मिलेगा मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करता रहूँगा, इसलिए आप लोग बेल आइकन को दबा लें ताकि मुझे जब समय मिल रहा है मैं तुरंत आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ वीडियो अलग अलग टॉपिक पे बनाने का प्रयास कर रहा हूँ और अपलोड करने का प्रयास कर रहा हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, अपना सुझाव दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अपना परिवार बड़ा हो, और बड़ा हो तब ही जाके और कुछ हम लोग अच्छा और बेहतर कर सकें। अभी तो हम लोग जितना बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, इससे भी और जितना बेहतर हो सके हम लोग प्रयास करेंगे। तो ये वीडियो बिहार आईटीआई और बिहार पैरामेडिकल के जीके का जो टॉपिक होता है, समान ज्ञान का जो टॉपिक होता है, दोनों विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो दोनों विद्यार्थी इस वीडियो को देखेंगे और मैं बता दूं कि अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है, अपने टॉपिक के अनुसार प्लेलिस्ट से क्वेश्चन को देखें और वीडियो को से देख के अपने तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? यानी कि अपने अपने पंचायत में आप लोग अगर नहीं पता होगा तो पूछिएगा किसी से कि इसमें बिहार राज्य, जैसे मान लीजिए हम लोग बिहार में रहते हैं तो बिहार राज्य का प्रतिनिधि यानी कि सरकार का प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे कौन काम करता है? मुखिया जो है ये गांव का है, सरपंच गांव का है, पंच, सरपंच और वार्ड जितना भी सदस्य होते हैं ये सब क्या होते हैं? जैसे सरपंच, ग्राम पंचायत समिति और ग्राम मुखिया, ये जितने लोग होते हैं सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, ये गांव का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन ग्राम सेवक एक ऐसे पदाधिकारी होते हैं या एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सरकार का, राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। और आप लोग को याद रखना होगा कि अपने अपने पंचायत का ग्राम सेवक के बारे में नाम कंप्लीट रूप से पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो अपने घर के बुजुर्गों से पूछेंगे ताकि वो लोग बता देगा। चलिए हाँ, यहाँ पे देखते हैं एक चीज़ पॉइंट और है, ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है, गांव का मुखिया, गांव का जो प्रधान होता है ग्राम प्रधान भी बोला जाता है कहीं कहीं पे, और मुखिया भी बोला जाता है। तो सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम सेवक, इनको ग्राम सचिव भी बोला जाता है। ठीक है, सचिव और ग्राम सेवक दोनों एक ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, लाल रक्त कण का आकार हम लोग पढ़ चुके हैं, रेड ब्लड सेल के बारे में, आरबीसी के बारे में। आरबीसी का जो जीवन काल होता है, टाइम पीरियड होता है 20 से 120 दिन तक इसका जीवन काल होता है। इतना दिन के बाद ये मर जाता है, फिर से नया आरबीसी बनने लगता है। आरबीसी का काम क्या होता है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह निरंतर बनाए रखना, और यही आरबीसी का काम होता है। प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि आरबीसी का आकार क्या होता है? तो आरबीसी का जो आकार होता है ये गोलाकार होता है। आरबीसी का जो आकार होता है इस तरह का गोलाकार होता है। चलिए, आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड कार्पल्स होता है। चलिए, सेब का कौन सा भाग खाने योग्य है? अलग अलग जो फल होता है उसके खाने योग्य भाग का एक अलग अलग नाम होता है। जिस तरह से नारियल जो होता है, नारियल के खाने योग्य भाग को भ्रूण पोष कहा जाता है। भ्रूण पोषण ये नारियल के खाने योग्य भाग है। लीची का जो खाने वाला भाग है, जो बीज के बाहर होता है, उसको एरिल बोला जाता है। ठीक है, लेकिन सेब का जो खाने वाला भाग है, सेब का हम लोग क्या खाते हैं? मांसल पुष्पासन, इसका यानी कि उसका जो पूर्ण रूप से जो पुष्प है मांसल भाग है, यानी कि मांस जो मतलब कि सेब का जो भाग है उसको, जो खाने वाला भाग है उसको मांसल पुष्पासन बोला जाता है। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बीजापुर के किस मुगल सम्राट ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया? ये मुगल सम्राट से क्वेश्चन है जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। बीजापुर,
बीजापुर कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। बीजापुर को किस मुगल सम्राट ने साम्राज्य में मिला लिया? यानी कि अलग अलग क्षेत्र को मुगल साम्राज्य मिलाने का प्रयास करता था। और अकबर भी बोला, बहुत सारा राज्य, बहुत सारा छोटा छोटा जो राजघराना था, उस राजघराना को अकबर बोला था कि आइए हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए, आप वहीं राजा रहिए लेकिन अधीनता स्वीकार कर लीजिए। तो अभी कुछ दिन पहले महाराणा प्रताप का जन्म दिवस मनाया गया था। तो महाराणा प्रताप वो व्यक्ति थे जो अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं किए थे। अधीनता का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि राजा आप ही रहिए लेकिन केंद्र में राजा हम रहेंगे। जैसे मान लीजिए केंद्र में मोदी जी का सरकार है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टी की सरकार है। मेन राजा तो माना जाता है मोदी जी को, केंद्र में जो शासन व्यवस्था। उसी तरह से केंद्र में शासन व्यवस्था मुगल सम्राट का था, अकबर का था, बाबर का था, शाहजहाँ का था, इस तरह से। लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में जो शासन किया जाता था, जैसे बीजापुर भी एक क्षेत्र है अपना, बीजापुर क्षेत्र है, बलिया क्षेत्र था, इसके बाद से मेवाड़ राजस्थान का बहुत सारा क्षेत्र था। उन सब जगह पे छोटे छोटे राजा राज्य करते थे, उन सबको मिलाने का प्रयास किया जाता था। तो मुगल सम्राट बीजापुर को किसके शासनकाल में भारत में मिला लिया गया? तो औरंगजेब के शासनकाल में बीजापुर को मिला लिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 5। किस मुगल बादशाह ने ब्रिटिश आश्रय को छोड़कर मराठाओं का संरक्षण स्वीकार किया? मुगल बादशाह ने ब्रिटिश आश्रय यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य यानी कि अंग्रेज लोगों का रहने का जो स्थान था उसको छोड़कर मराठाओं का संरक्षण स्वीकार किया। यानी कि मराठा यानी शिवाजी का संरक्षण यानी शिवाजी के देख रेख में स्वीकार किया। तो ये एक व्यक्ति था, ये आपका शाह आलम, जो मुगल सम्राट का एक बहुत ही छोटा शासक था। कहा जाता है कि इसके बारे में कुछ पूरा इतिहास नहीं है। शाह आलम जो था ये अंग्रेज़ों का आश्रय न स्वीकार करके मराठाओं का संरक्षण स्वीकार किया। यानी कि शिवाजी के संरक्षण में ये रहा। बाद में बहुत ही कमज़ोर हो चुका था तो अंग्रेज अपने आश्रय में लेना चाहते थे, लेकिन ये मराठा के संरक्षण में ये रहा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 6। सर्वप्रथम किस व्यक्ति को भारत का गवर्नर जनरल के पद पर विभूषित किया गया था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो बनाया गया था, यहाँ पे ध्यान रखना है, गवर्नर जनरल ये पद जो सबसे पहले बनाया गया था, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक को सबसे पहले बनाया गया था। यहाँ ध्यान रखना है कि लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। वायसराय का जो पोस्ट है यही गवर्नर जनरल, बाद में वायसराय कहा जाने लगा। 1857 का जो विद्रोह हुआ, उसी विद्रोह के बाद 1858 में महारानी का शासन हो गया। उसके पहले कंपनी का शासन हुआ करता था, तो कंपनी के हाथों से भारत का शासन को छीन के महारानी विक्टोरिया के हाथों में शासन दे दिया गया। उसी शासन दिया गया तो उसी समय वायसराय का पद जनरेट हुआ। तो प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, तो अंतिम कैनिंग हुए और प्रथम वायसराय के रूप में ये लॉर्ड कैनिंग हुए। लेकिन पूछा है कि सर्वप्रथम किस व्यक्ति को भारत का गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड विलियम, यहाँ पे लॉर्ड लगा देना होता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक यानी विलियम बेंटिक को सबसे पहले गवर्नर जनरल बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर। भारत भारतीयों के लिए है, यानी कि भारत भारतीयों के लिए है, यह किस संस्था का टैगलाइन था या किस संस्था के द्वारा यह नारा दिया गया? तो ये आर्य समाज नाम का एक संस्था था जो कि बताया था, ये नारा दिया था कि आर्य समाज जो संस्था था ये नारा दिया था कि भारत भारतीयों के लिए है, न कि ब्रिटेनियों के लिए। ये सब छोटी छोटी संस्था बनाई गई जो कि संस्था के अनुसार हमारे देश को आज़ाद करने में बहुत ही सहायक सिद्ध हुआ। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, सिंह सभा कोई सभा नहीं थी, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। सुपर कंप्यूटर का आविष्कार इनके द्वारा किया गया। तो सुपर कंप्यूटर जो था भारत में, सुपर कंप्यूटर का नाम परम है। सुपर कंप्यूटर JS वैन टेसल नामक वैज्ञानिक के द्वारा सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किया गया। आविष्कार और खोज में कुछ अंतर है, बता देते हैं आपको। आविष्कार क्या होता है कि नया इनोवेशन कोई कर लिया गया, नया चीज़ आप बना दिया गया, उसको आविष्कार कर लिया जाता है। और कोई चीज़
पुराना था, भूला हुआ था, हमको पता नहीं था, कहीं से खोज निकाल दिए। तो वो खोज हुआ, और खोज और आविष्कार में बस इतना ही का अंतर है। आविष्कार मतलब नया बनाना, और खोज मतलब कहीं से पुराना चीज़ था उसको हम लोग खोज डालें। वोलोमीटर, तो वोलोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो ऊष्मा विकिरण यानी कि हीट, ऊष्मा से विकिरण निकलता है। मान लीजिए कि ये ऊष्मा है, ऊष्मा से कुछ ना कुछ रेडिएशन निकलता है, विकिरण निकलता है, उसी विकिरण को ये मापता है वोलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 10। रंगीन टेलीविज़न में, तो रंगीन टेलीविज़न में पहले रंगीन टेलीविज़न नहीं हुआ करता था, बाद में रंगीन टेलीविज़न आया। तो रंगीन टेलीविज़न में जो प्राथमिक रंग होता है वही रंग रंगीन टेलीविज़न में, कलर टेलीविज़न में उपयोग होता है। मैं कभी वीडियो में बताया था कि प्राथमिक रंग बोला जाता है, एक व्यक्ति का नाम था निहाल, नीला, हरा और लाल। निहाल, नीला, हरा और लाल। यहाँ ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कौन कौन सा है, तो नीला, हरा और लाल, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का हो जाएगा। रंगीन टीवी के लिए नीला, हरा और लाल रंग प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 11। प्रथम गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन, यानी गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। गुरु ग्रंथ साहिब का जो लिखने का काम हुआ, संकलन का काम हुआ, ये गुरु अर्जुन देव के द्वारा, जो कि 5वें गुरु थे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अर्जुन देव, यहाँ पे ढक गया है, अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव के द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 12। रूसी क्रांति का प्रमुख सूत्रधार, तो रूसी क्रांति का जो प्रमुख सूत्रधार थे, रूसी क्रांति 1917 में लेनिन के द्वारा किया गया, और लेनिन उसके प्रमुख नेता के रूप में थे। कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक है, कार्ल मार्क्स समाजवाद के विचारधारा के प्रति इनका एक पुस्तक है मैनिफेस्टो। ठीक है, कार्ल मार्क्स के बारे में फिर कभी बताएंगे, ये वीडियो और बड़ा होते जा रहा है। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, यानी ग्रामीण बैंक, आप लोग देखते होंगे ग्रामीण बैंक, बहुत सारा गांव में ग्रामीण बैंक खुला हुआ, तो वही ग्रामीण बैंक की जो स्थापना है ये 1975 से शुरू की गई थी। 1975 में बहुत सारा का कार्यक्रम आया हुआ था, तो उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि गांव के लोगों के विकास के लिए कुछ बैंक बनाया गया जो कि क्षेत्र विशेष पे थी। तो ग्रामीण बैंक आप लोगों के गांव या हमारे गांव में बहुत सारा दिख जाएगा। ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना है 1975 ईस्वी में की गई थी। ये ज़्यादातर गांव में ही देखने को ये बैंक मिलती है। क्वेश्चन, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे हाँ क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 14। पहाड़ों की रानी, यानी कि पहाड़ों की रानी किसको बोला जाता है, ये उपनाम है। पहाड़ों की रानी मसूरी को बोला जाता है। हाँ, केटू के बारे में मैं बता देता हूँ कि भारत की सर्वोच्च चोटी केटू है, जिसको गॉर्डन ऑस्टिन बोला जाता है। ये पीओके में है। पीओके क्या है भाई, तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कि अभी विवादित हिस्सा है, पाक अधिकृत कश्मीर इसको हिंदी में बोला जाता है। यहाँ पे एक कंचनजंगा है, ये कंचनजंगा भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है जो कि सिक्किम में है। फिर से बोल देते हैं, कंचनजंगा भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है जो कि सिक्किम में अवस्थित है, एकदम प्रॉपर भारत में है। लेकिन ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये पूर्ण रूप से भारत में नहीं है। अभी इस ज़मीन पे विवादित ज़मीन पे है। ये जब ज़मीन हम लोगों का पर्सनल हो जाएगा, इस पे बात चल रही है, हम लोगों का पूर्ण रूप से हो जाएगा, तब हम लोग इसको मान लेंगे। अभी फ़िलहाल इसको मानते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसका ऊंचाई है 8611। और हिमालय माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हम लिख देते हैं 8000, 1 मिनट, 8848। कहीं कहीं बुकों में 8850 भी दिया गया है, जो कि बर्फ़ के कारण वो धीरे धीरे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, यानी कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो बना था उसका नाम था एनियक। एनियक नाम का प्रथम कंप्यूटर जो कि विश्व में बनाया गया था, जो डिजिटल कंप्यूटर के रूप में था। ब्राउज़र, तो ब्राउज़र एक जैसे क्रोन ब्राउज़र है उस तरह का ब्राउज़र, यूसी ब्राउज़र, ये ब्राउज़र कुछ कंप्यूटर से ही संबंधित है।
पारे को जब एक कांच के बर्तन में रखा जाता है तो निम्नलिखित मैकेनिज्म होता है, यानी कि पारा को अगर कांच के बर्तन में रखा जाए तो क्या होगा। पारा को कांच के बर्तन में रखा जाएगा तो उत्तल की तरह व्यवहार करेगा, उठा हुआ प्रतीत होगा। यानी कि पारा को जब कांच के बर्तन में रखा जाता है तो निम्नलिखित मैकेनिक्स होता है, उत्तल होता है, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 17। भारत में काली मिट्टी के क्षेत्र कहाँ तक सीमित है। तो हम लोग आपको बता दें कि काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र के क्षेत्र में ज़्यादा होती है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी बोला जाता है, काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी बोला जाता है। ठीक है, काली मिट्टी को स्वतः जोती जाने वाली मिट्टी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि काली मिट्टी जब दरार पड़ने के कारण बहुत ज़्यादा फट जाती है और फटने के कारण लगता है कि ये अपने से इसमें क्या हुआ है, जुताई हो गया है, यानी कि स्वतः जुताई हो जाने वाली मिट्टी भी बोला जाता है, रेगुड़ मिट्टी बोला जाता है, कपासी मिट्टी बोला जाता है। कपासी मिट्टी इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ इस मिट्टी पे कपास की खेती सर्वाधिक मात्रा में होती है। तो काली मिट्टी का जो क्षेत्र है मध्य दक्षिणी क्षेत्र, यानी कि दक्षिण भारत है। हम एक मैप के सहारे हम लोग देखेंगे, ये हम लोगों का भारत है, भारत में दक्षिण भारत है, तो यानी कि मध्य भारत, यानी कि महाराष्ट्र के क्षेत्र तक, दक्कन प्रदेश तक हम लोगों का ये काली मिट्टी का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र पे है। हाँ, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर, आत्मसम्मान आंदोलन। यानी कि आत्मसम्मान आंदोलन बड़ा अच्छा ये आंदोलन हम लोगों का हुआ था तेलंगाना में। इस आंदोलन के बारे में मैं बता दूं, आत्मसम्मान यानी कि आत्म के सम्मान के लिए आंदोलन जो चलाया गया था ये रामास्वामी नायकर के द्वारा चलाया गया था। ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा चलाया गया था ये। इसके बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल की प्रतियोगिता है। तो अलग अलग, जैसे राधा मोहन कप पोलो, एजरा कप पोलो, अलग अलग ट्रॉफी है। जैसे ध्यानचंद कप तो हॉकी से संबंधित है, आगा खां कप हॉकी से संबंधित है। उस तरह के बहुत तरह का ट्रॉफी है, वो अलग अलग खेलों से संबंधित है। तो ये जितने भी ट्रॉफी है, संतोष ट्रॉफी, डुरंट कप, दिलीप ट्रॉफी और रंगास्वामी ट्रॉफी, ये सब संबंधित है फुटबॉल से। तो प्रश्न अगर इन चारों में से कभी पूछे कि इनमें से ये किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न है कि सबसे पुरानी, तो सबसे पुरानी जो ट्रॉफी है ये डुरंट कप जो है, ये फुटबॉल की सबसे पुरानी ट्रॉफी है, ओल्ड ट्रॉफी है। ठीक, याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20, कृष्ण मेनन हवाई अड्डा। कृष्ण मेनन हवाई अड्डा कहाँ पे है। तो कृष्ण मेनन हवाई अड्डा कालीकट कहाँ है। तो कालीकट केरल में है। केरल कालीकट क्यों प्रसिद्ध है, केरल कहाँ है, तो हम लोग देखते हैं केरल। एक मिनट रुकिएगा। केरल यहाँ पे है, ये केरल का पार्ट है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का कालीकट आंसर होगा। कालीकट केरल में है। क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में, ये क्वेश्चन के तौर पे मैं आप सबों को पूरा हिस्ट्री बताने का प्रयास करता हूँ ताकि आप सब एक क्वेश्चन के अंतर्गत बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग याद कर पाए। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा नाम का एक व्यक्ति केरल में आया। केरल में जमोरिन नाम का भारतीय व्यक्ति उनका स्वागत किया और यह पुर्तगाली व्यक्ति था जो पुर्तगाल से भारत में व्यापार करने के लिए आया था। चलिए, कृष्ण मेनन हवाई अड्डा कालीकट केरल में है। चलिए, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। सार्क के सदस्य देशों के क्षेत्रफल और जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा। तो सार्क एक संगठन है जिसमें 8 देश हैं। सार्क एक संगठन है जिसमें 8 देश है। इसका मुख्यालय काठमांडू में है और इसका जो स्थापना है 1985 में किया गया था। बहुत बार क्वेश्चन ये, एक मिनट रुक जाइएगा, यहाँ मैं अच्छी तरह से लिख दूँ। 1985 में सार्क का स्थापना हुआ था
ठीक है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू है और सार्क में 8 देश हैं। 8 देशों का नाम एक दिन मैं ट्रिक के अनुसार, मैं सोच रहा हूँ कि हर संगठन के बारे में एक वीडियो प्रॉपर लाऊं ताकि आप लोगों की किसी भी एग्ज़ाम देना हो तो वो वीडियो आप सबों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो सार्क में सबसे छोटा देश मालदीव है। ठीक है, याद रखना होगा कि भारत के पड़ोस में ही एक म्यांमार देश है, जो कि म्यांमार देश जो है ये सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क का सदस्य कौन कौन सा है देखिए, श्रीलंका, यहाँ पे 4 देश है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। 5वां देश भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यानी 8 देश सार्क का देश है। उनमें से सबसे छोटा देश है मालदीव है। म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क एक संगठन है जो कि क्षेत्रीय डेवलपमेंट करने का काम करता है वो संस्था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, जूनागढ़। जूनागढ़ गुजरात का एक जगह है। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है? तो जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्रदामन प्रथम एक शासक हुआ करता था, उसी से संबंधित है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ के बारे में मैं बता दूं कि जूनागढ़, हैदराबाद और जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, भारत में 3 ऐसे क्षेत्र थे जो जब देश आज़ाद हुआ उस समय भारत में नहीं मिले थे। कुछ समय के बाद जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह का मतलब क्या होता है कि जन मतलब आदमी और मत मतलब जन, व्यक्तियों का वोट हुआ और वोट होने के कारण उन लोगों से पूछा गया कि आप लोगों को भारत में रहना है या पाकिस्तान में रहना है। ये सब लोग बोले कि नहीं, हमको भारत में रहना है। तो जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ। हैदराबाद में सैनिक कार्रवाई के द्वारा लाला लाजपत राय जी, नहीं, यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो मूर्ति बना हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का बड़ा ही योगदान था भारत को यूनिटी करने में, एकीकृत भारत का निर्माण करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए उनकी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई, इसलिए कि यूनिटी एकता का प्रतीक है। भारत में 563 देशी रियासत था, 563 छोटे छोटे राजा राज्य करते थे। इन सभी राजाओं को मिला के भारत एक पूर्ण रूप से एकीकृत बना, और इस एकीकृत बनाने का सबसे मेन काम जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। उन्हीं में 3 जो था, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ये अभी नहीं मिला हुआ था, लेकिन हैदराबाद सैनिक कार्रवाई के द्वारा, सेना के द्वारा उनको मिला लिया गया। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पे हस्ताक्षर करके एक पेपर पे हस्ताक्षर करा दिया गया कि हाँ हम लोग भारत में मिल रहे हैं। उसी पेपर को 370 के बारे में बहुत ज़्यादा अधिकार दे दिया गया था, जो कि 370 अनुच्छेद अभी हाल फिलहाल में तोड़ दिया गया। जूनागढ़ अभिलेख ये रुद्रदामन प्रथम के बारे में संबंधित है। चलिए, क्वेश्चन तो बहुत सारा हम बताएं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 1 मिनट, हाँ, इनमें से किसमें हानिकारक निकोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? निकोटीन, अब यहाँ से प्रश्न बना, निकोटीन एक तत्व है जो कि तंबाकू में पाया जाता है। अलग अलग वस्तु में, अलग अलग पदार्थ में अलग अलग तरह का तत्व पाया जाता है। मैं यहाँ पे 5 तत्वों के बारे में, चाय, तो चाय में थीन पाया जाता है, 1 मिनट, चाय में थीन पाया जाता है, मैं बोल रहा हूँ आप लोग सुनिए। चाय में थीन पाया जाता है, कॉफ़ी में कोफीन, तंबाकू में निकोटीन, टमाटर में लाइकोपीन, आटा में ग्लूटीन, मांस में ग्लूटीन, आटा में ग्लूटीन, मांस में मायोसिन, चाय में थीन, कॉफ़ी कोफीन, तंबाकू में निकोटीन, गाजरा में कैरोटीन। उसी तरह से निकोटीन जो होता है सबसे ज़्यादा क्या चीज़ में पाया जाता है? हुक्के की तंबाकू में, सिगरेट के तंबाकू में, बीड़ी तंबाकू में, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो बीड़ी का तंबाकू होता है उसमें सबसे ज़्यादा निकोटीन की मात्रा पाई जाती है, क्योंकि ये जो बीड़ी जो बनता है वो खैनी के पत्ता से ही बनता है और खैनी में निकोटीन होता है। अब यहाँ पे बड़ा ही अच्छा प्रश्न, खैनी का उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है, और खैनी मतलब तंबाकू, तंबाकू के उत्पादन करने वाला प्रथम जो देश है वो चीन में सबसे ज़्यादा खैनी की उत्पादन की जाती है। तो ये वीडियो लगभग 23 मिनट का बन चुका है, तो ये वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका अगला क्वेश्चन, इससे जो अगला क्वेश्चन बनेगा मैं दूसरे वीडियो में लाऊंगा। तो आप सब हमेशा साथ बनाए रखिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि और अपना परिवार बड़ा हो, और बड़ा हो तो और अच्छे तरह से हम लोग काम कर सकें। ओके, थैंक यू।